नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रस्तुति क्यूबा के क्रांतिवीर में। मैं हूं भारती सकलानी। क्यूबा का वो महान कम्युनिस्ट नायक जिसने दुनिया भर में क्यूबा की अलग पहचान बनाई, वो अब नहीं रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्यूबा के क्रांतिवीर फिदेल कास्त्रो की, जिन्होंने क्रांति को हथियार बनाया और अमेरिका जैसे ताकतवर देश का डटकर मुकाबला किया। मौजूदा क्यूबा की तस्वीर और तकदीर बनाने वाले फिदेल कास्त्रो की जिंदगी से कई विवाद भी जुड़े, तो उन्होंने क्यूबा और उसकी जनता के लिए लंबा संघर्ष भी किया। भारत के साथ क्यूबा का रिश्ता उनकी वजह से बेहद अहम था। ऐसे में आज की ये हमारी खास प्रस्तुति आपको फिदेल कास्त्रो की जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू कराएगी। क्रांति कोई गुलाबों का बिस्तर नहीं होता, ये भूत और भविष्य के बीच का संघर्ष है। जी हां, ये कोरे लफ्ज नहीं है, बल्कि सोच को इरादे में ढालकर फिदेल कास्त्रो ने हकीकत में बदला और क्यूबा की नई तकदीर बनाई। कास्त्रो ने अपने संघर्ष के दौरान 600 से ज्यादा बार मौत को चकमा दिया, लेकिन आखिरकार क्यूबा का वो क्रांतिवीर इस दुनिया को अलविदा कह गया। एक दड़ियल गुरिल्ला वॉरियर्स का ये सफर कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचा, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। क्यूबा के नायक और अमेरिका के खलनायक। एक दड़ियल गुरिल्ला वॉरियर खेमे का साधारण सा दिखने वाला नेता, जिसने क्यूबा की धरती पर आहट दी तो इतिहास बदल गया। अमेरिका से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने राज किया है तो वो थे फिदेल कास्त्रो। साल 1926 में क्यूबा के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस में जब एक खाते पीते परिवार में फिदेल का जन्म हुआ, उस वक्त क्यूबा की किस्मत अनिश्चितता के गर्त में दबे उस पासे की तरह थी जिसका इस्तेमाल अमेरिका जैसे चाहे अपनी मर्जी से करता था। क्यूबा की हैसियत महज एक कठपुतली की तरह थी, जहां अमेरिका की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं खड़कता था। लेकिन तब कौन जानता था, समय को अपनी मुट्ठी में दबाकर पैदा हुआ फिदेल कास्त्रो क्यूबा की किस्मत और भविष्य दोनों ही बदल कर रख देंगे। Los revolucionarios cubanos, nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno. El mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra। आज से 6 दशक पहले जब क्यूबा के मुट्ठी भर क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में मैक्सिको में बैठकर क्यूबा में अमेरिका के पक्षधर तानाशाह राष्ट्रपति फुलजेंसियो बाटिस्टा के खिलाफ निर्णायक गुरिल्ला वॉर छेड़ने की तैयारी में समंदर पार करने की कोशिश में थे, उस वक्त फिदेल कास्त्रो के कई साथियों को ये यकीन नहीं था कि वो कल का उगता सूरज देख पाएंगे। लेकिन नौजवान फिदेल को उस वक्त भी यकीन था कि वो सुबह का सवेरा भी देखेगा और क्यूबा में एक रोज नया सवेरा भी होगा। कहते हैं उस रात जब मैक्सिको से एक पुरानी नाव में सवार होकर फिदेल अपने 82 साथियों के साथ क्यूबा की मुक्ति के लिए निकले, तो पहली बार कुदरत ने भी उनका रास्ता रोक लिया था। जैसे समंदर भी फिदेल के खिलाफ बगावत पर उतर आया हो।
उस रात तूफान में फंसकर फिदेल के 70 साथियों की मौत हो गई, लेकिन फिदेल अपने 12 साथियों के साथ समुद्र का सीना चीरकर क्यूबा पहुंच गए। अपनी जिंदगी का मकसद क्यूबा से तानाशाही को खत्म करने की जिद फिदेल के दिमाग पर ऐसी हावी थी कि कुछ समय बाद ही फिदेल ने 800 लोगों की गुरिल्ला फौज तैयार कर ली और क्यूबा की मौजूदा सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। और एक रोज अपने महज 800 गुरिल्ला दड़ियल साथियों के साथ, जो बारबुडास कहलाते थे, कास्त्रो ने हवाना पर धावा बोला। ये हमला इतना सधा और तैयारी के साथ था कि अमेरिका में प्रशिक्षित 30,000 क्यूबाई सैनिक मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। तानाशाह राष्ट्रपति फुलजेंसियो बाटिस्टा देश छोड़कर भाग गया और क्यूबा के सूरज पर फिदेल कास्त्रो के सूरज की रोशनी फैल गई। अमेरिका के विश्व शक्ति बनने के बाद ऐसा बिरले ही हुआ है कि किसी ने उस महाशक्ति की तरफ आंखें तरेरने की हिमाकत की हो, लेकिन क्यूबा अपवाद है। फिदेल कास्त्रो के शासन का उदय ही अमेरिका को उसकी हैसियत का एहसास कराकर हुआ। 50 साल बाद भी जब उन दो मुल्कों के बीच दुश्मनी पर पड़ी बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो अमेरिकी पहल से ही, लेकिन हैरानी देखिए, बीमारी और बढ़ती उम्र से कमजोर हो चुके फिदेल कास्त्रो अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं हुए। 17 दिसंबर 2014 ये दिन क्यूबा और अमेरिका के इतिहास में दर्ज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन 50 सालों का इतिहास खुद को पलटने को तैयार खड़ा था। दोनों मुल्कों के करोड़ों लोगों के साथ पूरी दुनिया अचंभे से इस तस्वीर को देख रही थी। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन के तौर पर पहचाने जाने वाले ये दोनों मुल्क सदियों से फौलाद हो चुकी दुश्मनी की बर्फ को दोस्ताना रिश्ते की गर्माहट के साथ पिघलाने को तैयार हैं। लेकिन वक्त ठहर कर दो जानी दुश्मनों को करीब आता देख रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए क्यूबा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना कितना मुश्किल भरा फैसला रहा होगा, इसका अंदाजा ओबामा के इस फैसले के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने घर में ही इस कदम की खूब आलोचना हुई, लेकिन क्यूबा से संबंध जोड़ने का ऐलान करते हुए ओबामा ने कहा, आज अमेरिका क्यूबा के लोगों के साथ संबंध बदल रहा है। 50 साल से अधिक समय में हमारी नीति में इस अहम परिवर्तन के अंतर्गत हम अपने बेअसर पुराने नजरिए को बदलते हुए क्यूबा के साथ संबंधों को सामान्य करने की शुरुआत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से ओबामा ने संबंध सुधारने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने भी राजधानी हवाना में बैठकर अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, राष्ट्रपति ओबामा का ये फैसला हमारी जनता की इज्जत और सम्मान के काबिल है। हम क्यूबा और अमेरिका के बीच संबंधों को सुधारने में वेटिकन और खास तौर से पोप फ्रांसिस की मदद की सराहना करते हैं और उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जाहिर है फिदेल कास्त्रो के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति बने उनके भाई राउल कास्त्रो के इस भाषण ने ये इशारा कर दिया कि पोप फ्रांसिस की कोशिशों से ही ये दोनों देश इस ऐतिहासिक लम्हे की कामयाबी के करीब पहुंचे, जिसके लिए अमेरिका ने खास तौर से पोप फ्रांसिस की मदद ली थी। लेकिन इस ऐतिहासिक लम्हे तक पहुंचने के बावजूद भी दोनों मुल्क खुलकर एक दूसरे से गले नहीं लग पाए, क्योंकि क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो बूढ़े और कमजोर जरूर हो गए थे, लेकिन अमेरिका को लेकर उनकी सोच में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। लिहाजा रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिशों पर फिदेल ने यह कहकर सवाल खड़ा कर दिया कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। फिदेल कास्त्रो ने भले ही क्यूबा में आधी सदी से ज्यादा शासन करने के बाद साल 2008 में सत्ता अपने भाई को सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनकी अहमियत क्यूबा में अंतिम वक्त तक अव्वल रही। यही वजह है कि अमेरिका क्यूबा संबंधों की आधारशिला रखे जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। लेकिन अमेरिका ने कोशिश नहीं छोड़ी और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसी साल 21 मार्च को क्यूबा के दौरे पर पहुंचे, जहां फिदेल की जुबान से निकली तल्खी का असर क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के व्यवहार में नजर आया।
हालांकि ओबामा राउल के इस बर्ताव से असहज हुए, लेकिन उन्होंने अपना दोस्ताना रवैया जारी रखा। लेकिन इतिहास बदलने की इस ईमानदार पहल को एक बार फिर तब और झटका लगा जब 90 साल के फिदेल ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसा और कहा, बराक ओबामा की मीठी बातों से क्यूबा के किसी भी आदमी को दिल का दौरा पड़ सकता है। क्यूबा को अमेरिका के उपहारों की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल फिदेल कास्ट्रो की ये कड़वाहट क्यूबा के खिलाफ अमेरिका की पिछले 50 सालों की गई कार्रवाई का नतीजा थी। फिदेल कास्ट्रो का यह दावा था कि अमेरिकी एजेंसियों ने 634 बार उनकी मौत की साजिश रची और तरह तरह से उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा 45 साल से भी ज्यादा के आर्थिक प्रतिबंध ने क्यूबा को आर्थिक तौर पर तोड़कर रख दिया था, जिसके चलते फिदेल पूरी तरह से अमेरिका विरोधी बन गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास प्रस्तुति जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसमें कोई शक नहीं है, फिदेल कास्ट्रो दुनिया भर के बेहतरीन कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। उन्होंने अमेरिका जैसे देश के सामने भी कभी घुटने नहीं टेके। क्रांति के जरिए तानाशाह सरकार को गिराने के बाद एक बार वो सत्ता में आए तो क्यूबा की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखा, बावजूद इसके कि उनकी निजी जिंदगी से कई विवाद भी जुड़े रहे। फिदेल कास्ट्रो दुनिया भर के तमाम प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। जहां उनके पड़ोसी मुल्क अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे, वहीं उन्होंने अमेरिका का खुलकर विरोध किया। अमेरिका ने हमेशा फिदेल कास्ट्रो को संदिग्ध निगाहों से ही देखा और वजह थी क्यूबा की रूस के साथ नजदीकी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे फिदेल कास्ट्रो ने अपनी जिंदगी का ये सफर तय किया। उनका पूरा नाम फिदेल अलेक्जेंड्रो कास्ट्रो रूस था। फिदेल का जन्म एक चीनी उत्पादक परिवार में हुआ। वो एंजेल कास्ट्रो वाय अर्गिस की तीसरी संतान थे। 1945 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए हवाना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां पहली बार उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की। ये वो दौर था जब क्यूबा में अस्थिरता का माहौल बन गया था। 1947 में सामाजिक न्याय के लिए फिदेल पार्टिडो ऑर्थोडॉक्स में शामिल हुए, जिसे एडुआर्डो चिवास ने बनाया था। 1948 के दौरान फिदेल कास्ट्रो का नाम 3 राजनीतिक हत्याओं से जुड़ा। इस वक्त तक फिदेल कास्ट्रो का राजनीति में दखल बढ़ता जा रहा था और साल 1952 के चुनाव में वो क्यूबा का संसद सदस्य बनने के उम्मीदवार बने। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जनरल फुल्केंगियो बतिस्ता ने राष्ट्रपति कार्लोस प्रियो सोकार्रास का तख्ता पलट किया और चुनाव रद्द हो गए। बतिस्ता के इस तख्ता पलट से क्यूबा के लोगों में काफी नाराजगी थी। बतिस्ता अमेरिका के समर्थन से सत्ता पर काबिज हुआ था और क्यूबा के लोगों को अमेरिका की सरपरस्ती पसंद नहीं थी। फिदेल कास्ट्रो ने कानून की पढ़ाई छोड़ दी और भाइयों के साथ मिलकर भूमिगत संगठन तैयार किया। संगठन ने गुरिल्ला हमलावरों की तर्ज पर हमले किए। हालांकि इसमें बड़ी तादाद में कास्ट्रो गुरिल्लाओं की मौत हुई, लेकिन फिदेल कास्ट्रो के समर्थकों की तादाद बढ़ने लगी। 8 जनवरी 1959 में कास्ट्रो की थल सेना जीतकर हवाना में दाखिल हुई। बतिस्ता सरकार के पतन की खबर से लोग खुश हो गए और इसी दिन फिदेल कास्ट्रो सेना के कमांडर इन चीफ बने। 16 फरवरी 1959 को फिदेल कास्ट्रो प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लियो चुनाव बहाल करना चाहते थे, लेकिन फिदेल कास्ट्रो स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ थे। राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लियो के विरोध में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विरोध की वजह से उर्रुटिया को इस्तीफा देना पड़ा। 23 जुलाई को कास्ट्रो फिर प्रधानमंत्री बने और ओस्वाल्डो दोर्तिकोस ने नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अमेरिका की सरकार ने कास्ट्रो की सत्ता को उखाड़ने के लिए खुफिया अभियान शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कास्ट्रो ने अमेरिका का विरोध जारी रखा। 2 दिसंबर 1961 को फिदेल कास्ट्रो का भाषण प्रसारित हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि क्यूबा साम्यवाद अपना रहा है। उन्होंने खुद को मार्क्सवादी और लेनिनवादी भी करार दिया। फिदेल कास्ट्रो में रूस को दोस्त और अमेरिका को दुश्मन दिखाई दे रहा था। 1962 में मिसाइल संकट की वजह से क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। दुनिया एक बार फिर से परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई थी।
जो अमेरिका और रूस के बीच कभी भी हो सकता था। दरअसल खुश्चेव चाहते थे कि क्यूबा में वो परमाणु मिसाइल तैनात करें। ऐसा करके वो अमेरिका के संभावित हमले से बचना चाहते थे। अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए इटली और तुर्की में मिसाइलें तैनात की थीं। बाद में दोनों देशों ने सहमति से अपनी अपनी मिसाइलें हटाने का फैसला किया और दुनिया पर मंडराता एक बड़ा खतरा टल गया। लेकिन फिदेल कास्त्रो के लिए अमेरिका का रवैया नहीं बदला था। कास्त्रो की तैनाती में मौजूद एक अधिकारी की माने तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कास्त्रो की जान लेने की 638 बार कोशिश की। हत्या की कोशिश में विस्फोटक सिगार, फफूंद संक्रमित स्कूबा डाइविंग सूट जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया। CIA के इशारे पर उनकी पूर्व प्रेमिका मारिता लोरेंजो ने भी उनकी जान लेने की कोशिश की थी। फिदेल कास्त्रो ने इन हमलों का जिक्र भी एक बार अपने भाषण में किया है। फिदेल कास्त्रो ने कहा था, अगर हत्या के प्रयासों से बचने का ओलंपिक होता तो मुझे जरूर स्वर्ण पदक मिलता। फिदेल कास्त्रो के रूस से संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव के आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। कास्त्रो ने तब कहा था, हम समाजवादी देशों में बहुत अफसोसजनक बातें देख रहे हैं, बहुत अफसोसजनक। अमेरिका के तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद फिदेल कास्त्रो क्यूबा को समाजवादी तरीके से चलाते रहे और इसमें उन्हें क्यूबा के लोगों का भरपूर साथ भी मिला। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने की अफवाहें भी फैलने लगी थीं। क्यूबा के संविधान के अनुच्छेद 94 के मुताबिक राष्ट्रपति की बीमारी या फिर मौत होने तक उनकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति निभाएंगे। फिदेल कास्त्रो के राष्ट्रपति रहते उनके भाई राउल कास्त्रो 32 साल से उस पद पर रहे। 31 जुलाई 2006 को उन्होंने सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। हालांकि इस कदम को अस्थायी बताया गया। इस बीच फिदेल कास्त्रो के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की बात भी सामने आने लगी। 18 फरवरी 2008 को लिखे एक खत में उन्होंने घोषणा की, मैं राज्य परिषद का अध्यक्ष और कमांडर इन चीफ न बनना चाहता हूं और न ही ये पद स्वीकार करूंगा। दोबारा कहता हूं, न बनना चाहता हूं और न ही ये पद स्वीकार करूंगा। 24 फरवरी 2008 को राउल कास्त्रो को उनकी जगह पर राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव बने रहे। फिदेल कास्त्रो की जिंदगी तमाम विवादों से जुड़ी रही। जहां कुछ लोग उनके शासन को अच्छा बताते हैं तो कुछ लोग उनके शासन के तरीके की आलोचना करते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक शानदार शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया भर में क्यूबा को एक अलग पहचान दी। वो तमाम मुल्क जहां पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद के सिपाही बनकर खड़े हुए और फिर जहां की मिट्टी में समाजवाद के सपने साकार हुए, उन सभी देशों के लिए कास्त्रो उम्मीद और बदलाव के सबसे बड़े नायक रहे। लेकिन कास्त्रो की भावनाओं का एक सिरा भारत से भी जुड़ा है, जिसकी वजह से वो खुद को इस मुल्क की मिट्टी के बेहद करीब मानते हैं। एक शख्स जो तानाशाही के साए में जन्मा, एक शख्स जो समाजवाद के सपने के साथ बड़ा हुआ, एक शख्स जिसने अपनी पूरी जवानी क्रांति के करिश्मे को साकार करने में खपा दी, एक शख्स जो पूंजीवाद के प्रपंचों से आखिरी सांस तक लड़ता रहा, एक शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की आंख में आंख डालकर बातें करता, और एक शख्स जिसने समाजवाद के लाल झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। उसका नाम था कास्त्रो, फिदेल एल्जेंड्रो कास्त्रो। कास्त्रो जब खड़े होते तो उनके साथ उनका पूरा मुल्क अपनी एड़ियों पर खड़ा हो जाता, और जब वो बोलते तो लोग उनकी लफ्जों की ललकार में अपने मुल्क का मुस्तकबिल ढूंढते। तीसरी दुनिया की तलाश का वो सबसे बड़ा नायक अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं बदला। एक एक करके अमेरिका से 11 राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, लेकिन न तो अमेरिका के लिए उनकी आंखों का आक्रोश बदला, न ही पूंजीवाद से खिलाफत का उनका मिजाज बदला, और न ही बदली समाजवाद के सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बदलने की उनकी चाह। कास्त्रो नाम के उस क्रांतिकारी का भारत से एक अजीब रिश्ता रहा। न जाने समाजवाद के सपने का वो कौन सा सिरा था जो उन्हें इस मुल्क की माटी के बेहद करीब लेकर आया था।
नेहरू हमेशा उसके करीबी दोस्त रहे और इंदिरा को तो उन्होंने अपनी बहन बताया था। उन्होंने एक बार कहा था, भारत की परिपक्वता उसका बिना शर्तों के सिद्धांतों का पालन करना ही हमें इस बात का आश्वासन देता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष देश शांति, विकास और स्वतंत्रता के लिए अपनी भूमिका पर लगातार काम करते रहेंगे। नेहरू और कास्त्रो का रिश्ता। 1960 की संयुक्त राष्ट्र महासभा की उस बैठक में नेहरू और कास्त्रो कुछ मुलाकातों में ही एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उस वक्त नेहरू दुनिया के मंच पर एक वैश्विक नेता के तौर पर तेजी से उभर रहे थे और कास्त्रो जन क्रांति के जरिए क्यूबा की सत्ता हासिल करने के बाद अमेरिका को उसी की मांद और उसके मंच पर मुंह तोड़ जवाब देने आए थे। कास्त्रो जब इस महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तब उनके ठहरने के लिए होटल का इंतजाम तक नहीं किया गया था, जिसके बाद कास्त्रो ने यूएन हेडक्वार्टर के सामने ही टेंट लगाकर रात गुजारी। तब नेहरू उनसे बेहद प्रभावित हुए थे और एक मुलाकात के दौरान कास्त्रो से कहा था, तीसरी दुनिया के देश और गुटनिरपेक्ष देश हमेशा से ही उनके नेतृत्व को आशा भरी निगाह से देखते हैं। कहा जाता है कि नेहरू की वजह से कास्त्रो के दिल में भारत के लिए अलग जगह बनी थी। इंदिरा और कास्त्रो का रिश्ता। नेहरू के बाद इंदिरा से भी कास्त्रो का रिश्ता बेहद करीब का रहा। कास्त्रो इंदिरा को अपनी बहन मानते थे और दोनों के रिश्तों के गहरे रंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1973 में जब कास्त्रो भारत के पहले दौरे पर आए थे तब इंदिरा ने सारे नियम और कायदों को तोड़ते हुए हवाई जहाज के पास जाकर उनका स्वागत किया था। इसके साल भर के बाद ही जब इंदिरा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही थी तब इंदिरा के भाषण के बाद कास्त्रो ने उन्हें गले लगा लिया था। उस दिन कास्त्रो ने भारत को शांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के गढ़ के तौर पर परिभाषित किया था। राजीव और कास्त्रो का रिश्ता। नेहरू और इंदिरा के साथ कास्त्रो के करीबी रिश्ते राजीव गांधी को भी क्यूबा के करीब ले गए। साल 1985 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब वे एक बार क्यूबा के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने भारत के विकास और भारत क्यूबा संबंधों पर बातें की। राजीव गांधी के साथ हुई चर्चा से कास्त्रो खासा प्रभावित हुए थे। जब ज्योति बसु ने किया क्यूबा का दौरा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता ज्योति बसु की क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से काफी अलग तरह की मुलाकात रही। एक बार जब बसु क्यूबा के दौरे पर थे, उन्हें रात को 11:30 बजे बुलाया गया, जहां कास्त्रो ने उनसे पश्चिम बंगाल और भारत के विकास पर बातें की। उनकी इस कोशिश से यह साबित हो गया कि भारत को लेकर उनके दिल में एक खास जगह थी। वाकई फिदेल कास्त्रो की शख्सियत बेहद खास थी, क्योंकि उन्होंने बैर भी लिया तो दुनिया सबसे ताकतवर मुल्क से लिया दुनिया के, और ताउम्र उनका विरोध एक जैसा ही दिखा। क्यूबा की तस्वीर आज जैसी भी है उसमें फिदेल कास्त्रो की झलक साफ दिखाई देती है। शायद इसीलिए उनका नाम क्यूबा के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। हमारी इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।